बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। हमारे सामने ही सबको मारा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया, तो करिए फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। बहुत गुनाह हो गया, उसको इधर फांसी दे दो, उन्होंने हमारे बच्चों को मार दिया। जात पूछकर नहीं, धर्म पूछकर मारा गया। मुसलमानों को नहीं, केवल हिंदुओं को मारा गया। हमारे भारत देश के अंदर में, कश्मीर के अंदर में पहलगांव एक जगह है जहां पे 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकी हमला होता है जिसमें 28 लोगों की जान चली जाती है। कश्मीर पहलगाम में एक ऐसा सुंदर जगह है जहां पे पहाड़ और बादलों का एक सुंदर दृश्य देखने के लिए हम सभी को मिलता है, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। उसे देखने के लिए 22 अप्रैल 2025 को हजारों की संख्या में लोग वहां पे आए हुए थे और उसी दोपहर यानी कि 22 अप्रैल 2025 के दोपहर वहाँ पे कुछ घुसपैठी आतंकवादी वहाँ पे घुसपैठ कर जाते हैं। जब वो सभी टेररिस्ट, वो आतंकवादी पहलगाम में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे आए सभी घूमने वाले लोगों से, सभी टूरिस्ट लोगों से, सभी पर्यटन लोगों से वहाँ पे पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम कलमा जानते हो, क्या तुम्हें कलमा पढ़ने आता है। और जिन लोगों ने भी वहाँ पे कलमा नहीं पढ़कर उन्हें सुनाया, जिन लोगों का भी जवाब था कि वो मुसलमान नहीं है, जिन लोगों का भी जवाब था कि वो हिंदू हैं, उन्हें वहाँ पे गोलियों से मार दिया जाता है। इस हादसे में लगभग 28 लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग वहाँ पर घायल हो जाते हैं। वहाँ जिसके साथ ये आप बीती हुई, उसमें एक महिला ऐसी थी जिसके पति को वहीं पे गोली मार दिया जाता है। और जब वो महिला दुख में ये कहती है कि मुझे भी गोली मार दो, तब वो टेररिस्ट, वो आतंकी उस महिला को कहता है, जाके बता दो मोदी को। ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया, तो करिए फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया। बहुत लोग इस मंजर को देखकर दहशत में थे और उन्होंने अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। बहुत सारे लोग जब उस जगह को छोड़ करके बहुत आगे जा चुके थे तो उन्हें रास्ते में वर्दी पहने हुए कुछ लोग मिलते हैं, जिन्हें देख करके वो लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और एक माँ कहती है कि मेरे बच्चों को मत मारना, मेरे बच्चों को छोड़ दो। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप टेंशन मत। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग हैं? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए हुआ। वहां पे जो लोग थे, जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, जिन्होंने उस वर्दी वाले को देखा, उसे देख करके वे लोग इतने डर गए थे कि मानो कि अब वे लोग मारे जाएंगे। लेकिन इतने में ही उस वर्दी वाले के मुंह से यह आवाज निकलती है कि घबराइए मत, हम इंडियन आर्मी हैं। उस इंडियन आर्मी को अपने वर्दी पहनने होने के बावजूद उसे बताना पड़ा उन लोगों को कि आप घबराइए मत, हम भारतीय सैनिक हैं, हम इंडियन आर्मी हैं। सोचिए वो क्या दहशत रही होगी, क्या मंजर रहा होगा कि उनके अंदर में वो एक ट्रॉमा बैठ गया था कि कोई भी बंदूक वाला व्यक्ति, कोई भी वर्दी वाला व्यक्ति अब उन्हें जान से मार डालेगा। इन सभी घटनाओं की खबर जब सरकार को पहुंचती है तो हमारे भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पे आते हैं और वहां के लोगों से वो बात करते हैं और उन्हें अपनी सहानुभूति देते हैं। लोगों ने व्हाट्सएप पे स्टेटस, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स पर इस खबर को धार्मिक दंगा, धार्मिक आतंकवाद बताकर दिखाया, क्योंकि जो आतंकवादी थे उन्होंने उन लोगों को, जो टूरिस्ट लोग थे, उनके धर्म को पूछ करके तब उन्हें गोली मारा था। जिसके बाद जो पूरे भारत के लोग थे उन सभी लोगों ने ना केवल पाकिस्तानी आतंकवादी बल्कि भारत के ही मुसलमानों को बहुत क्रिटिसाइज किया और भारत के ही उस कश्मीरी मुसलमानों को आतंकवादी कह दिया, क्योंकि लोगों को बस यही बताया गया और यही दिखाया गया कि जो आतंकवादी थे उन्होंने वहां पे जो टूरिस्ट थे उन सभी का सिर्फ धर्म पूछ करके उन लोगों को मारा, और जिन लोगों को मारा है, जो लोग मरे हैं, वे सभी कोई सिर्फ और सिर्फ हिंदू है।
लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सच ये है कि उस 28 लोगों में जो मरने वाले लोग थे उसमें एक नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह, जो कि वहीं कश्मीर के लोकल थे और वो घोड़ा चालक थे, जो लोगों को अपने घोड़े पे बैठा करके और वहाँ पे उनको ट्रैवल करवाते थे और उन लोगों को वहाँ पे घुमाया फिराया करते थे और वहाँ के लोकेशंस के बारे में बताते थे। जब उन्हें पता चला कि कश्मीर में आए उन मेहमानों के साथ में जब वहाँ पे आतंकवादी वहाँ पे उनके साथ आतंक मचा रहे हैं, उन्हें मारने का प्रयास कर रहे हैं, तब सैयद आदिल हुसैन शाह वहाँ पर आता है और उन्होंने उस आतंकवादियों को कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, ऐसा जुल्म ना करें, इन्हें ना मारें, ये हमारे मेहमान हैं। जिसके बाद भी वो आतंकी उसके बातों को नहीं सुनता है, जिसके बाद सैयद आदिल हुसैन शाह उसके बंदूक को छीनने का प्रयास करता है उन पर्यटकों को बचाने के लिए, उन टूरिस्ट को बचाने के लिए, जिसमें सैयद आदिल हुसैन की भी मौत हो जाती है, उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। सैयद आदिल हुसैन शाह अपने माँ बाप का, अपने पूरे परिवार का इकलौता ऐसा लड़का था जो अपने पूरे परिवार को संभालता था। वही था जो पूरे परिवार में कमाता था और अपने पूरे परिवार का रख रखाव करता था। वो चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन सैयद आदिल हुसैन शाह एक ऐसा निडर लड़का जो ना गोलियों से डरा, ना उन आतंकवादियों से डरा, बल्कि भारत से आए उन सभी पर्यटकों के लिए, उन सभी टूरिस्ट के लिए वो सामने खड़ा होकर के अपने सीने पर उसने गोली खाई। पहलगांव में जब आतंकी हमला हो रहा था तो वहीं का एक लोकल लड़का जिसका नाम था नजाकत अली, वो अपने बिना जान की परवाह करते हुए वहां पे आए सभी भारत के लोगों की वहां पे हिफाजत कर रहा था। वो वहां के लोकल एरिया से जहां से वो निकल सकता था वहां से वो सभी भारतीय लोगों को लेकर के निकल रहा था, वहां से उन सभी को भगा रहा था। वो अपने घोड़ों पे बैठा करके वो सभी लोगों को वहां से निकाल रहा था और जो लोग वहां पे चल नहीं पा रहे थे, जो लोग वहां पे घायल हो गए थे, उन्हें अपने कंधे पर, पीठ पे उठा करके और उसे वो अस्पताल तक लेकर के जा रहा था। जब सभी टूरिस्ट वहां से घबरा करके वहां से भागे हुए थे, जब सभी कोई गाड़ियों से निकल रहे थे कश्मीर को छोड़ने के लिए, तब सभी कश्मीर के जो लोकल मुसलमान लोग थे वे सभी कोई पानी, कोई बिस्किट, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई खाना, कोई पीना ले करके और रोड पर खड़े थे उन सभी लोगों को गाड़ी में देने के लिए, ताकि वे सभी कोई भूखे ना रहे, वे सभी कोई डरे ना रहे, वे सभी कोई सहमे ना रहे, वे सभी कोई उन्हें हिम्मत दे रहे थे। और खुद ये आप बीती ये बात हम सभी लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से भी सामने आई हुई है और जो लोग वहां पे थे, जो वहां मौजूद थे, जो उस आतंक में फंसे हुए थे, उन लोगों ने खुद ही अपने स्टेटमेंट्स के जरिए इन सभी बातों को बताया है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे कश्मीर के लोकल लोग थे जो मुसलमान थे और जिन्होंने उनकी मदद की, उन्हें उस हमले से बाहर निकाला। जहां लोगों ने ये नहीं सोचा था कि वो बच भी सकते हैं, वहां से उन लोगों ने उन्हें मौत के मुंह से निकाल के बाहर लाया। खुद बीजेपी के एक सदस्य उस आतंकी हमले में फंसे हुए थे जो वहां घूमने आए हुए थे, उसको भी वहां पे नजाकत अली, उसी मुसलमान ने उसे बचाया था। और उस बीजेपी सदस्य ने एक ट्वीट भी डाली है सोशल मीडिया पे जिसमें उन्होंने नजाकत अली को वो थैंक्स किया है, क्योंकि अगर नजाकत अली ना होते तो शायद वो ना होते, कि अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, शायद मैं बचूं ना बचूं, मेरे बच्चों को बचा ले। लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम थे, जो वहाँ के कश्मीर के लोकल्स थे, उन्होंने उन्हें हिम्मत दिया, उनके हिम्मत को बढ़ाया और उसे बाहर निकाला उस जगह से। तो सोचने वाली बात है कि क्या हमारे भारत के सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? क्या कोई आतंकवादी अगर पाकिस्तान से आता है, सरहद के अंदर घुस करके हमारे लोगों को मारता है, तो क्या अब हम भारत के लोग ये कहेंगे कि हमारे ही भारत के जो मुसलमान हैं वो आतंकवादी हैं? पहलगाम की ये जो वीडियो है जो हम लोगों के सामने आई, उसमें रोते बिलखती महिलाएं, बच्चे और भी जो लोग हैं वो अपने दुख को बयां कर रहे हैं और बस उनके मुंह से एक बात निकल रही है, वो ये कि हम लोगों को बचाने के लिए कोई भी पुलिस, कोई भी सिक्योरिटी नहीं आई और यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ कोई भी बंदूक लेकर के, बारूद लेकर के कोई भी कभी भी घुस सकता है। हमारे सामने ही सब घुमा रहा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। कश्मीर खराब નથી ત્યાંની સિક્યુરિટી નથી સારી, ઉપર મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં એક ઓફિસર નહોતો, કોઈ જવાન નહોતું, पे कोई भी फोर्स नहीं थी, किसी से सूचना किसके करते, वहाँ पे कोई भी इनेबल नहीं था कि हम पुलिस वालों को बोले। पुलिस में एक भी फोर्स नहीं थी, वहाँ पे कुछ भी सुरक्षा नहीं थी, ना हमारी चेक वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था। वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह चेक होता, कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे कोई भी इंसान कुछ भी लेके जा सकता है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि जो घायल लोग थे 1.5 घंटे तक वहाँ पर तरप के मर गए, लेकिन वहाँ पे कोई भी पुलिस, कोई भी फोर्स, कोई भी सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं आई उतने देर में जो उन लोगों को बचा सके।
हमारे भारत देश में कुछ सो कॉल्ड ऐसे इंडियंस हैं जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया उनका धर्म पूछ करके, और जो भारत के मुसलमान हैं जो कश्मीरी हैं वो सभी कोई आतंकवादी हैं। बता देना चाहता हूं कि कश्मीरी जो वहां के लोकल्स थे उन लोगों ने ही उन भारत के लोगों की मदद की, उन्हें निकाला वहां से, तब जाकर के वे सारे लोग वहां पे बच पाए। और आज सुरक्षित जो लोग बच पाए हैं, वहां से निकल पाए हैं, उन कश्मीरी जो लोकल कश्मीरी थे, वो जो मुसलमान थे वहाँ के, उनके वजह से वो निकल पाए हैं। और बहुत थैंकफुल हैं हम लोग कि हमारे देश में वैसे लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए उतने सारे फैमिली को बचाया। सबसे बड़ा गद्दार कोई था हमारे भारत में उस समय तो वो था एयरलाइंस, जिसने उस गंभीर सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए, लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए 8,000 12,000 के टिकट का दाम 30,000 से 60,000 रुपये तक का कर दिया था। जिसके बाद जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उन लोगों ने अपने स्टेट के गवर्नमेंट से गुहार लगाई, मदद मांगी, जिसके बाद में जो सरकारें थी उन लोगों ने प्रेशर बनाया एयरलाइंस पे, जिसके बाद एयरलाइंस ने टिकट के दामों को कम किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर एक रेड जोन एरिया है। ये बच्चे को ये बात मालूम है कि कश्मीर में हमेशा से वायलेंस होते हुए आए हैं, आतंकी हमले होते हुए आए हैं। इसी कारण जो कश्मीर है वहाँ पे अपनी सुरक्षा करने में नाकामयाब रहा है, हमेशा से शुरू से कमज़ोर एक राज्य रहा है, एक छोटा राज्य रहा है वो, और जिसके कारण वहाँ पे टेररिज्म, वहाँ पे जो आतंकी हमले हुए हमेशा होते रहे। और 2019 में ही जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा करके और उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश तब बनाया जाता है जब वो राज्य बहुत ज़्यादा छोटा होता है, या फिर उस राज्य में हमेशा दंगे फसाद होते रहते हैं, उस राज्य के जो सरकार होते हैं वो हैंडल नहीं कर पाते हैं उन दंगों फसाद को, या फिर उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस राज्य में टेररिज्म होता रहता है, हमेशा आतंकवादी हमला होता रहता है, या फिर संवैधानिक प्रभाव वहाँ पे कम होता है, तब जाकर उसको बनाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश, और उस पे राज होता है केंद्र शासन का, और उस पे प्रभाव होता है केंद्र शासन का। और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है उन लोगों को वहाँ पे कोई राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है, क्योंकि राज्य वहाँ पे ऑलरेडी कमज़ोर है, जिसके वजह से उसको केंद्र सरकार अडॉप्ट करता है। इसीलिए वहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है, एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, उसको वहाँ पे संचालित करते हैं हमारे भारत देश के राष्ट्रपति। जब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश था तो यहाँ पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी? केंद्र सरकार की। ये सरकार क्या फेलियर है कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं बरती गई? वहाँ पे जब हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट आए हुए थे तो उनके सुरक्षा का, उनके सिक्योरिटी का जिम्मा किसका था? उसके सिक्योरिटी का जिम्मेदारी सरकार का था, केंद्र सरकार का था। और वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होने का वजह क्या था? वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ पे पुलिस नहीं था, जिसके वजह से वहाँ पे कोई भी आतंकवादी अंदर घुसता है, उसके बाद वहाँ पे लोगों को पकड़ता है, उसके साथ में ज़ब्ती करता है और उसको गोली मार डालता है। कोई भी आतंकी एक टूरिस्ट प्लेस में घुस करके और हर किसी से नाम पूछ करके, उसके धर्म को पूछ करके और उसको गोली मार के यूं ही तो नहीं चला जाएगा। अगर वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी तो ये बात उन्हें पता थी पहले से, और उन लोगों को ये बात पता था कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होता है, ना यहाँ पुलिस होता है, ना सिक्योरिटी होता है, ना फोर्स होता है, ना कुछ होता है, जिसके वजह से वो आतंकी वहाँ पे घुसते हैं और लोगों से उनके धर्म को पूछ करके उन्हें मारते हैं। और यहाँ भी बात खत्म नहीं होती। बात ये है कि जब वे लोग वहाँ पे लोगों को मार के निकलते हैं तब भी वे लोग नहीं पकड़े जाते हैं। हमारा वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी सिस्टम था केंद्र शासन का, वो इतना फेल्ड था कि जब वे लोग लोगों को मार रहे थे तब भी वो नहीं पकड़ाते हैं, जब वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं तब भी वे वहाँ नहीं पकड़ाते हैं। और ये हमारे भारत सरकार का कोई पहला फेलियर नहीं है सिक्योरिटी को लेकर के। इससे पहले भी जब पुलवामा हमला हुआ था उस समय में भी कोई भी चेकिंग नहीं हो रही थी, कोई भी चेक पोस्ट नहीं देखा जा रहा था, और वहाँ पे किसी भी गाड़ी की चेकिंग नहीं करी जा रही थी, सिक्योरिटी का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। और ये 2014 में गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि जम्मू कश्मीर में किसी भी चेक पॉइंट्स पे गाड़ी को चेक नहीं किया जाएगा, जिसके वजह से वहाँ पे गाड़ियाँ चेक नहीं होती थी। और इसी की वजह से वहाँ पे पुलवामा हमला एक घटना घटा था और वहाँ पे हमारे भारत देश के जवान वहाँ पे मारे गए। ये किसकी गलती थी? ये हमारे भारत सरकार की गलती थी, ये केंद्र सरकार की गलती थी, जो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर में भी उन्होंने सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, किसी भी चेकिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जिसके चलते पुलवामा अटैक हुआ था। पहलगाम में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए थी, ये वहाँ पे उनके सुरक्षा का उल्लंघन किया गया। ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारे देश में किस तरह से काम कर रही है सरकार के अंडर में, ये देखने वाली बात है। आइए थोड़ा सा नज़र हम इस चीज़ पे भी डाल लें कि पहलगाम आतंकी हमले में जो हमारे भारत देश के कुछ नेता हैं, कुछ मंत्री हैं, उन लोगों का क्या रिएक्शन रहा है इस चीज़ को लेकर के, यानी पॉलिटिकल व्यू क्या था इसके। हमारे भारत देश के अंदर में कोई निशिकांत दुबे MLA MP कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लिखते हैं 22 अप्रैल 2025 को, देश का बंटवारा जब हिंदू व मुस्लिम के नाम पर हो गया
तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वालों को आज पहलगाम की घटना पर बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई थी या नहीं। आगे देखिए, लानत है सेकुलरवादी नेताओं पर, आर या पार पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर हमारा होगा। धैर्य रखिए, यह मोदी की सरकार है जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। संविधान का आर्टिकल 26 से 29 तक खत्म करने का समय आ गया है। ये निशिकांत दुबे बीजेपी का एमएलए एमपी कुछ तो है, मतलब लगता तो नहीं है कि ऐसा लोग बन भी सकता है, लेकिन धर्म के नाम पे बन जाता होगा। इसका ये एक स्टेटमेंट है जो इन्होंने एक्स पे ट्वीट किया है कि जो हमारा भारत देश वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे तो बढ़ चुका था पहले ही, तो हमारे भारत देश के अंदर में मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इनको क्यों कोई भी अधिकार दिया जाता है। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 26 से 29 का जो इनको अधिकार दिया गया है, बेसिकली आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 26 से 29 है वो मुसलमानों के शिक्षा का अधिकार का बात करता है, तो ये उनको हटाने का बात करते हैं क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है, अब इसको हटाने का समय आ गया, ये ऐसा ट्वीट करते हैं। तो सवाल ये है इस अनपढ़ निशिकांत दुबे से कि हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 26 से आर्टिकल 29 है, क्या इसी वजह से हमारे कश्मीर में वहां पे पहलगांव के अंदर में आतंकी हमला हुआ है? कोई सेंस है इस बात का? कोई भी कनेक्टिविटी, कोई भी लॉजिक? ये जो निशिकांत दुबे है पता नहीं किस माइंड का आदमी है और बहुत बड़ा आतंकवादी है भारत देश का। ये आतंकवादी है भारत देश का, जो लोगों के अंदर में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलता है कि बिना किसी चीज़ को लॉजिकली देखे, बिना किसी चीज़ का फैक्ट चेक किए हुए सीधा हिंदू मुस्लिम की बात करके और देश के अंदर में लोगों में दंगा फसाद डालने का कोशिश करता है। ये आतंकवादी है, आतंकवादी का पिल्ला, इसको उठा के सबसे पहले जेल में डालना चाहिए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में ये आतंकी हमला होता है जिसके कारण पूरे देश भर के लोग शोक मनाते हैं, लेकिन उसी के अगले दिन 23 अप्रैल 2025 को भारत देश के अंदर में बिहार राज्य में कुछ ऐसा होता है, एयर शो किया जाता है बिहार के अंदर में, और उसके अंदर में जो बिहार के सीएम होते हैं नीतीश कुमार और जो डिप्टी सीएम होते हैं सम्राट चौधरी, ये सभी कोई मिल करके एयर शो का लुत्फ उठाते हैं, मजा लेते हैं उस चीज़ का। ये उस चीज़ को टाल नहीं सकते थे क्योंकि शायद ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर यही काम कोई ऑपोजिशन पार्टी का नेता करता, कोई ऑपोजिशन पार्टी करती, तो ये जो रूलिंग पार्टी है वो उसको क्रिटिसाइज करती, उसको देशद्रोही पार्टी कह देती, उसको आतंकवादी सपोर्टर पार्टी कह देती। लेकिन यही काम जब नीतीश कुमार करते हैं, जब सम्राट चौधरी करते हैं, जो एनडीए के लोग हैं, क्योंकि अभी जो बीजेपी है वो एनडीए की गठबंधन के साथ में, इसलिए उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगी और उसके बारे में कोई भी बात नहीं होगा। खैर, इस चीज़ को भी हम लोग छोड़ देते हैं और आगे देखते हैं 24 अप्रैल 2025 को। 24 अप्रैल 2025 को हमारे भारत में यूनियन गवर्नमेंट का मीटिंग होना था, क्योंकि जो पहलगाम के अंदर में टेरर अटैक हुआ है वो एक बड़ा ही चिंता का विषय था और इस पे बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे भारत सरकार के लिए। इसके लिए जो भी ऑपोजिशन पार्टी थी वो सभी कोई केंद्र सरकार को समर्थन दे रही थी और उनके समर्थन में खड़ी हो रही थी कि वो इस टेरर अटैक पे कड़ा से कड़ा फैसला ले। इसलिए 24 अप्रैल 2025 को यूनियन गवर्नमेंट में वहाँ पे मीटिंग करी जाती है, सभी ऑपोजिशन पार्टी आती हैं, साथ में वहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं राजनाथ सिंह वो भी रहते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं अमित शाह वो भी होते हैं। लेकिन जिस आदमी को वहाँ पे होना चाहिए था, उस मीटिंग में होना चाहिए था, वो वहाँ पे नहीं होता है। उस आदमी का नाम है मिस्टर मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में अब्सेंट होते हैं, वो इस मीटिंग में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बताता हूँ। दरअसल मोदी जो है वो बिहार के अंदर में मधुबनी एक क्षेत्र है, वहाँ पे वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जा रहा होता है। क्या मनाया जा रहा होता है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस। राष्ट्रीय पंचायती दिवस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हमारे देश के अंदर में टेरर अटैक हो रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे देश के अंदर में जो प्रधानमंत्री उसके लिए इम्पोर्टेंट था राष्ट्रीय पंचायती दिवस, जो बिहार में मनाया जा रहा था। और वो बिहार में गए थे, मधुबनी में गए थे। क्यों गए थे? राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाने। लेकिन इसका पीछे कारण कुछ और, इसके पीछे कारण है कि बिहार में है इलेक्शन इसी साल। सवाल हम सभी भारत के लोगों के लिए ये होना चाहिए, क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये एक फंक्शन अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? क्या एक प्रधानमंत्री को हमारे भारत देश की सुरक्षा से बढ़कर के एक पंचायती राज दिवस इम्पोर्टेंट हो गया? हमारे भारत देश के अंदर में टेरर अटैक होते हैं कश्मीर के अंदर में, कश्मीर के लोग वहाँ पे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमारे पूरे भारत देश के अंदर में 28 लोगों का परिवार बर्बाद हुआ है। ये इम्पोर्टेंट नहीं था प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो गया कि बिहार के अंदर में पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है, उसको अटेंड करने वो जाते हैं। दिल्ली में जो सभी पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी, इन सभी को बैठ करके मीटिंग करना था उस टेरर अटैक से निपटने के लिए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं हुआ गया।
लेकिन वो बिहार में शामिल हो जाते हैं जाकर के राष्ट्रीय पंचायती दिवस में। क्यों? क्योंकि बिहार में 2025 में इलेक्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार के मधुबनी में गए थे पंचायती राज दिवस मनाने, उसमें उन्होंने जो पहलगाम में जो लोगों के साथ में जो हादसा हुआ उसको लेकर के उन्होंने वहाँ पे अपना दुख व्यक्त किया। और उसके बाद वे जब अपने सीट पे चले गए बैठने, उसके बाद वे दांत चियाड़ के हंस भी रहे थे। ये जो नेता है, ये जो मंत्री है, ये वोट के भूखे हैं। इनके लिए ये टेरर अटैक और उन 28 लोगों के परिवार, उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। नेता मंत्रियों के लिए वैसे भी किसी की भी जान की कीमत नहीं होती है। दिल्ली में वहाँ पे बैठक थी उस टेरर अटैक को लेकर के, उन परिवार के इंसाफ को लेकर के, लेकिन ये उसमें नहीं गए। ये गए बिहार में, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, इनको चाहिए वोट। कुछ बड़े सवाल है जो हमारे भारत देश के लोगों ने कमेंट्स किए हैं और पूछा है कि जो हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका 19 अप्रैल 2025 से लेकर के 22 अप्रैल 2025 तक कश्मीर में दौरा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरे को पोस्टपोन कर दिया। और कॉन्सिडेंस इस बात का है कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के अंदर में लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इसलिए लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात पहले से पता थी कि कश्मीर में वहाँ पे आतंकी हमला होने वाला है? क्योंकि हमारे भारत देश के लोग इस पहलगाम आतंकी हमले को भी पुलवामा आतंकी हमले की तरह देख रहे हैं। जैसे पिछली बार पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, इसके बारे में सरकार को पहले से मालूम था, इसके बारे में सरकार को पहले भी अलर्ट किया गया था। इसलिए इंडियन आर्मीज़ ने भी ये डिमांड करी थी कि इंडियन आर्मीज़ के जो वो सैनिक हैं उनको हेलीकॉप्टर से भेजा जाए, लेकिन उन्हें सरकार ने वो सुविधा नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें रोड से जाना पड़ा और वो आतंकी हमला हुआ था। इस बार भी उन्होंने अपने उस मीटिंग को 19 तारीख से लेकर के और 22 अप्रैल 2025 के उस मीटिंग को पोस्टपोन किया। इसको भी लेकर के लोगों के अंदर में शंका पैदा हो रही, क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात पहले से पता था कि वहाँ पे कोई टेरर अटैक होने वाला है, कोई आतंकी हमला होने वाला है? और हमारे भारत के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या ये जो आतंकी हमला हुआ है, ये गवर्नमेंट ने या पॉलिटिक्स ने ये प्री प्लान किया था ताकि देश भर के अंदर में हिंदू मुस्लिम करवा करके एक राजनीति पैदा करी जाए, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर में इलेक्शंस होने वाले, ऐसा करके कुछ। क्योंकि अगर कोई भी टेररिस्ट हमारे इंडिया में घुसता है तो सबसे पहली ये चीज़ आती है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे इंडिया में आ कैसे गया, और अगर आ गया है हमारे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा नहीं था हमारे इंडिया का। इसलिए कोई भी आतंकवादी हमारे इंडिया में घुस करके और हमारे लोगों को मार के चला गया। इसीलिए हमारे देश के लोगों का ये कहना है कि क्या ये पॉलिटिकल प्री प्लान चीज़ था? क्या ये आतंकी हमला पहले से ही प्लान किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, ताकि हमारे भारत देश के अंदर में लोगों के अंदर में हिंदू मुस्लिम करके अराजकता पैदा करी जाए? खैर, इस सवाल का जवाब हमें इस बार भी नहीं मिलेगा, जैसे पुलवामा हमला जैसे हुआ था और सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई थी, आज तक नहीं दे पाई, और उस बात को ऐसे ही दबा के रख दिया गया। हमें लगता है कि इस पहलगाम टेरर अटैक को भी ऐसे ही दबा के रख दिया जाएगा और इसका भी जवाब शायद हम पूरे भारत देश के लोगों को ना मिले। बाकी जो आपकी शंका है, जो आप सोच रहे हो, जो आपका सवाल है, वो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। और क्या हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 28 लोगों की जान से बढ़ कर के बिहार का वो पॉलिटिक्स हो जाता है, जिसके वजह से वो दिल्ली में आयोजित हुए उस मीटिंग को ज्वाइन नहीं करते हैं जो हमारे इंडिया के उस टेरर अटैक के ऊपर था और हमारे इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर था, लेकिन वो बिहार में चले जाते हैं पंचायती राज के उस फंक्शन में, क्योंकि वहाँ बिहार में चुनाव होने वाले थे। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आगे तक शेयर करें। और याद रखिएगा कि जो बहुत सारे नेता है, पॉलिटिशियंस है, वो कोशिश करेंगे आपको हिंदू मुस्लिम करके तोड़ने का, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना करके इस मैटर को भटकाने का, लेकिन सवाल आपका बस ये होना चाहिए कि सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत क्यों नहीं थी, वहाँ पे पहलगाम के अंदर में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, जो हमारे भारत देश के लोग मारे गए। आपका सवाल ये होना चाहिए, आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि उसने हिंदू पूछ के मारा, मुस्लिम पूछ के मारा। अगर उसने पूछ के मारा है तो सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे भारत देश के अंदर में सिक्योरिटी सिस्टम कैसा था, जो वो लोग हमारे भारत के अंदर में घुस आए, उसके बाद उसने धर्म पूछ करके लोगों को मारा।